एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है इन्यू को, जो कि एक टनल के अंदर बैठी हुई थी, जिसके बाद दिखाया जाता है कि आउटब्रेक हुए अब पूरे 337 दिन हो चुके हैं, मतलब कि करीब पूरा 1 साल बीत चुका है। सभी एक साथ उस स्टेडियम में अंडरग्राउंड एक जगह पर रहते हैं, जहां सभी लोगों की चेकिंग होने वाली है और अभी भी सर्वाइवर्स लोगों को बाहर जाकर काम करने की परमिशन नहीं है और ना ही उन्हें बाहर जाने की आजादी है। जिसके बाद सभी लोगों की चेकिंग शुरू हो जाती है। इसी बीच हमें उसी छोटे बच्चे योंगसू को दिखाया जाता है, जिसके हाथ पर एक निशान देखकर सोल्जर उसे चेक करने की कोशिश करता है कि कहीं ये बच्चा मॉन्स्टर तो नहीं है, पर वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही इन्यू वहाँ आ जाती है और सोल्जर के चाकू को अपने हाथ से पकड़ लेती है। इस वजह से उसका हाथ कट जाता है। वो सोल्जर भी उसके घाव को दबाकर कहने लगता है कि तुझे तो इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसने मर्डर जो किया है। चैन योंग सोल्जर को रोकता है, क्योंकि ये सब देखकर लोग काफी ज्यादा घबरा रहे थे। इन्यू भी कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। इसी बीच हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है, जो कि दर्द से करा रही थी। चैन योंग उस औरत को दवाई देता है और उसके बेटे के बारे में उससे पूछता है। वो औरत भी कहती है कि उसका बेटा यहाँ नहीं है। जिसके बाद बूढ़ी औरत के रोकने के बावजूद भी चैन योंग रिपोर्ट कर देता है कि जुनिल नाम का एक लड़का गायब है। जिसके बाद हम उसी बूढ़ी औरत के बेटे जुनिल को देखते हैं, जिसे कि ऑटिज्म है। वो सीधे सोल्जर्स के पास पहुंच जाता है और कहता है कि वो भी उनके साथ काम करना चाहता है, लेकिन वो सोल्जर उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और उसका मजाक भी उड़ाने लगते हैं। वो अभी ये कर ही रहे थे कि उसी समय सार्जेंट किम वहाँ आ जाते हैं और सभी को बताते हैं कि उन्हें आज बाहर जाना होगा और आज उन सभी को ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि आज की जगह काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। उनकी ये सारी बातें दो लोग भी वहीं पर छिपकर सुन रहे थे। सार्जेंट किम अभी उन्हें ये सब कुछ बता ही रहे थे कि उसी बीच उनमें से एक आदमी वहाँ आकर पूछने लगता है कि क्या बाहर सच में खतरा है या फिर वो उनका सामान ऐसे ही हड़प कर वहाँ से भागना चाहते हैं। ये सुनकर सार्जेंट किम कहते हैं कि अगर वो लोग बाहर जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। साथ ही कहते हैं कि वो उन्हें रोकने वाले नहीं है और अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो बाहर जा सकते हैं। बाहर जाते ही उन्हें समझ आ जाएगा कि अंदर रहना आसान है या बाहर। वो दोनों भी उनकी बुराई करते हुए बाहर आ जाते हैं। इसी बीच हमें एक और सोल्जर चोई को दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की इना को पसंद करता है, जिसके हाथ में चोट लगी हुई है। चोई उसके हाथ की चोट के बारे में पूछता है, पर इना कहती है कि दर्द तो हर किसी को सहना पड़ेगा। चोई भी इना को ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो उसका इंतजार करे और इस बार आते वक्त तो उसके लिए दवाई जरूर लेकर आएगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सार्जेंट किम को, जो कि एक सोल्जर से बात कर रहे थे और उनके पास क्या क्या सामान कितनी क्वांटिटी में बचा है इस सब के बारे में पूछ रहे थे। दूसरी ओर दिखाया जाता है जुनिल की माँ को, जिन्हें उनका बेटा मिल गया था, जिसे देखते ही वो उसे डांटना शुरू कर देती है कि वो बिना बताए कहाँ चले गया था। साथ ही उसे कहने लगती है कि वो अब 20 साल का हो गया है, उसे अब बड़ा होना होगा और वो कब तक उसे संभालती रहेंगी। जुनिल कहने लगता है कि वो दर्द की वजह से अपने दांत इतने तेज दबाती हैं कि उनका दांत टूट जाता है और उससे ये अब सब नहीं देखा जाता। ये सब देखकर उसकी माँ रोने लगती है और चैनियम को बताती है कि उसका बेटा बदमाश नहीं है, लेकिन अब वो अपनी बीमारी अपने बेटे से नहीं छिपा सकती। और यही हमें पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत को कैंसर है और पिछले कुछ महीनों के बीच उनके सीने का दर्द अब बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। इसी बीच हमें उन्हीं दो लड़कों सांजिन और डोंगी को दिखाया जाता है, जो इस चीज से इरिटेट होकर वहाँ के चीफ, जिनका नाम जी है, उनसे मिलने के लिए पहुँच जाते हैं। वहाँ जाते ही वो चीफ से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो सार्जेंट से कहकर बाहर जाने की पाबंदी हटवाए, क्योंकि वो यहाँ पर रहते रहते थक चुके हैं और बाहर जाकर जीना चाहते हैं। लेकिन चीफ सीधे मना कर देती है और कहती है कि वो सार्जेंट के काम में पैर नहीं अड़ाती। लेकिन इसके बावजूद अचानक ही चीफ कहती है कि वो उसे बाहर जाने की परमिशन दे सकती है, लेकिन इसके बदले में उसे कुछ करना होगा और ये काम क्या है इस बारे में भी नहीं बताया जाता। इसी बीच पूरे स्टेडियम की सिक्योरिटी हटाकर सभी सोल्जर्स अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। यहीं हमें दो लड़कियों को भी दिखाया जाता है, जिनमें से एक ईसोल है, जो कि चीफ की बेटी है, जिसे मेकअप करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। वहीं एक उसकी दोस्त सोना है, जो कि अपनी हरकतों से पूरी पागल लगती है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये भी नहीं मालूम है। इसी बीच यूनू वहाँ आकर यूसोल को बहुत सारे लिपस्टिक देती है, लेकिन वो लड़की कहती है कि इसमें रेड लिपस्टिक तो है ही नहीं। इन्यू बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। तभी ईसोल इन्यू से पूछने लगती है कि उसके फादर के ब्लड का कलर कैसा था और यही हमें पता चलता है कि पिछले बीते 1 साल में इन्यू ने ईसोल के फादर यानी कि चीफ के हस्बैंड को मार दिया था। ये सुनकर इन्यू इतनी ज्यादा इरिटेट हो जाती है कि वो ईसोल का मुंह पकड़कर पानी में डाल देती है और कहती है कि अगर उसने दोबारा उसे कभी परेशान किया तो वो उसे सीधे ऊपर पहुंचा देगी।
और इसोल को उससे दूर रहने की धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि कुछ लोग बैठकर जुआ खेल रहे थे। इन्हीं के बीच एक फादर भी थे जिनका नाम पीटर है और वो भी यही जुआ खेल रहे थे। इसी बीच यून्यू को बाहर जाते देखकर वो दोनों लड़के सांजिन और डोंगी फिर से उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं ताकि वो लोग उसका पीछा करते हुए यहाँ से बाहर निकल सके। असल में यून्यू को यहाँ से बाहर जाने का एक सीक्रेट रास्ता मालूम था। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं और यहाँ पता चलता है कि असल में उन दोनों को यून्यू का पीछा करने के लिए चीफ जी ने ही कहा था। इसी बीच हमें सभी सोल्जर्स को भी दिखाया जाता है जो कि फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। जहाँ जाते ही वो एरिया को स्कैन करना शुरू कर देते हैं और जो भी उन्हें खाने पीने का सामान, बैटरी या पेट्रोल मिलता है उसे निकाल कर अपना फ्यूल भरना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर यून्यू भी बाहर जाने लगती है। वो दोनों उसका काफी देर पीछा करते हैं लेकिन उसी बीच जूनिल भी वहाँ पहुँच जाता है। पहले तो उसे देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं लेकिन वो दोनों उसे भी अपने साथ ले चलते हैं। अब कुछ देर बाद जैसे ही यून्यू बाहर पहुंचती है अचानक ही चीफ के सामने एक रेड लाइट जल जाती है। अब यून्यू के बाहर आते ही वो तीनों भी बाहर आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर यून्यू को इस रास्ते के बारे में कैसे पता चला। सनजिन कहता है कि जरूर चीफ ने ही बताया होगा ताकि ये लड़की बाहर जाके मर जाए क्योंकि वो अपने हस्बैंड की मौत के लिए उसे माफ नहीं कर सकती। वो दोनों खुद बचने के लिए जुनिल को कहते हैं कि उन्हें मालूम है उसकी माँ बहुत बीमार है और उसे उनके लिए दवाई चाहिए। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है उन्यू को जो कि हर जगह बंधे कुछ लाल कपड़ों का पीछा करना शुरू कर देती है। इसी बीच एक लाल कपड़े को देखकर इन्यू को एक फ्लैशबैक आता है जब चीफ के हस्बैंड ने उसके ऊपर हमला किया था जो कि एक मॉन्स्टर में बदल चुका था। लेकिन इन्यू के मारने से पहले ही कोई उस आदमी को मारकर चला गया था और इन्यू के हाथ में वो लाल कपड़ा बांध गया था। वहीं वो तीनों उसका पीछा करते करते एक ग्रोसरी स्टोर में पहुंच गए थे जहां जाकर वो खाना खाने लगते हैं और वो कहने लगते हैं कि अगर वो इन्यू को यहाँ मार देते हैं तो ये सब उनका हो जाएगा और शायद चीफ ने इसीलिए उसका पीछा करने के लिए भेजा है। अब जैसे वो बाहर आते हैं जूनिल उनके ऊपर एक बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं और उसे पूछने पर उन्हें पता चलता है कि वहीं पर मरे एक सोल्जर की गन जूनिल ने उठा ली थी। इसी बीच हमें सभी सोल्जर्स को दिखाया जाता है जहां वो छानबीन कर ही रहे थे कि उसी बीच उन्हें झाड़ियों से कुछ आवाज आती है और उसी समय एक मॉन्स्टर निकलकर वहां से बाहर आ जाती है। उसका टाइप पता करने के लिए उस पर हमला करते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर हमला होने के बावजूद भी चुपचाप वहां से चली जाती है और उन्हें पता चलता है कि ये टाइप ग्रीन मॉन्स्टर है जिससे उन्हें कोई खतरा नहीं है। वो अभी जा ही रहे थे कि उसी समय वो मॉन्स्टर फिर से वहां आ जाती है और एक आदमी को देखकर उसकी ओर जाने लगती है। बाकी सोल्जर्स भी उसे छेड़ने लगते हैं कि शायद वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है और असल में ये वही लेडी थी जिसके हस्बैंड को शेल्टर होम में जाते हुए मिलिट्री ऑफिसर ने बिना किसी बात के ही मार दिया था। इसी बीच हम पुराने सर्वाइवर स्योंग वान को देखते हैं जो कि बाकी लोगों से कहता है कि वो भी चीफ के साथ जाकर काम कराना चाहता है ताकि उसे भी थोड़ा एक्स्ट्रा खाना मिल सके। लेकिन जो स्टेडियम में पहले से रहते थे वो स्योंग का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि चीफ ने उसे यहाँ रहने के लिए जगह दी है वो ही बहुत है। स्योंग वान चीफ की बेटी से बात करता है लेकिन वो भी उसे यही बात कहती है कि उन लोगों को यहाँ पर रहने की जगह मिल रही है वो ही बड़ी बात है। साथ ही कहती है कि बाकी लोगों ने जो उससे कहा है वो बात बिल्कुल सही है और उन सभी लोगों के साथ ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो यून्यू के साथ थे। वो अभी ये बात कर ही रहे थे कि उसी समय चीफ भी वहाँ आ जाती है जिसकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वो अपने सभी लोगों से कहती है कि आज उन्हें बाहर की दीवार की रिपेयर करनी है इसलिए वो ज्यादा लोगों को बाहर नहीं ले जा सकती और कुछ लोगों को सिलेक्ट करने लगती है। इसी बीच स्योंगवान को अकेला खड़े देखकर चीफ इस बार उसे भी ले जाने का डिसाइड करती है जिस वजह से स्योंगवान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है फादर पीटर को जो सभी को प्रेयर में आने के लिए कहते हैं। इसी बीच वो जीना को उदास बैठे हुए देखकर उसे कहने लगते हैं कि उसके चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती और शायद लगता है कि फादर जीना को पसंद करता है। अब जैसे वो सब लोग जाने लगते हैं उसी समय वही बूढ़ी औरत भी वहाँ पहुँच जाती है। वो भी काम करना चाहती थी क्योंकि उसे थोड़ा ज्यादा खाना चाहिए था लेकिन वो काम करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी इसलिए चीफ उसे मना कर देती है लेकिन उसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर चीफ उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसी बीच हम देखते हैं चीफ की बेटी ये सोल को जो कि अपने दोस्त के साथ छत पर बैठी हुई थी और वहीं से सोल्जर चेन्योंग को देख रही थी क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगी थी। शॉनवा ये से कहती है कि उसे जाकर अपने दिल की बात बता देनी चाहिए पर ईशोल कहती है कि वो ऐसे नहीं जा सकती उसे पहले अपना मेकओवर करना होगा।
वहीं दूसरी ओर सोनवा दूर खड़े होकर फादर को देख रही थी, जो कि सिगरेट पी रहा था। पर जैसे ही फादर उसकी ओर देखता है, सोनवा शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है स्योंगवॉन पर, जो कि चेन्योंग के साथ काम कर रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर किसी पर पड़ती है, जैसे कोई वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हो। और ये देखते ही वो सभी लोग भी अलर्ट हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है यूनियो पर, जो कि काफी आगे पहुंच गई थी, लेकिन वो दोनों उसका पीछा करना बंद नहीं करते। इसी बीच जूनिल भी अलग रास्ते चला जाता है। अब थोड़ी देर चलते ही जैसे ही यूनियो को पता चलता है कि वो दो लोग उसका पीछा कर रहे हैं, इन्यू भागना शुरू कर देती है और उसे भागते देख वो दोनों भी उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन इन्यू किसी तरह से उनसे अपना पीछा छुड़ाकर भाग जाती है। इसी बीच वही ओल्ड लेडी शेल्टर से भागने की पूरी कोशिश करती है और अपनी कोशिश में वो काफी हद तक कामयाबी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर चेन्योंग और चीफ भी उस लेडी का पीछा शुरू कर देते हैं, पर वो लेडी शेल्टर से बाहर भाग पाती उससे पहले ही उसका पैर एक लैंडमाइन पर पड़ जाता है। चेन्योंग उन्हें अपना पैर उठाने से भी मना करता है। ये एहसास होते ही कि उनका पैर लैंडमाइन पर पड़ गया है, वो कहने लगती है कि वो कैंसर से काफी टाइम से जूझ रही है और वो किसी भी तरह से अभी तक जिंदा रही और वो सच में चाहती है कि वो अपने बेटे के लिए जिंदा रहे। ये सब सुनकर चेन्योंग को भी उन पर तरस आ जाता है और तुरंत वो उनके पास पहुंच जाता है। चेन्योंग कहता है कि उन्हें बचाने के लिए यहाँ जरूर कोई आएगा और उसके इतना कहते ही उस बूढ़ी औरत के नाक से भी खून बहना शुरू हो जाता है और इसका मतलब है कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है जूनिल को, जो कि एक बड़ी ही सुंदर सी बिल्डिंग में पहुंच चुका था। जूनिल जैसे ही गार्डन में पहुंचता है, उसे एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। जूनिल उसे उठाने के लिए उसे टच करता है और उसे टच करते ही जैसे ही वो लड़की आंखें खोलती है, जूनिल को अपनी पास्ट मेमोरीज याद आने लगती हैं और उसे याद आता है कि वो अपनी मॉम के लिए दवाई लेने आया था। इसी बीच उस लड़की की भी आंखें अचानक से सफेद हो जाती हैं और वो जूनिल को धक्का देकर दूर कर देती है और उसे ये कहकर वहाँ से जाने लगती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और सारी गलती जूनिल की ही है। अब उस लड़की के धक्का देने की वजह से जूनिल के हाथ में एक अजीब सा निशान बन गया था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है चीफ को, जो फटाफट से सभी को अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन उसकी बेटी इस वक्त बड़ी ही अजीब सी हरकतें कर रही थी, क्योंकि उसका ड्रीम बॉय चेन्योंग उस बूढ़ी औरत की वजह से मुसीबत में फंस गया था। चेन्योंग उस औरत को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था और वो औरत उसे कहती है कि वो उसके ऊपर और कितने एहसान करेगा। साथ ही वो कहती है कि जब वो चली जाएगी तो उसके बेटे से कहे कि वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसी समय सार्जेंट इनहोन भी वहाँ पहुँच जाते हैं और सोल्जर को हटने के लिए कहते हैं। उन्हें लगता है कि इतना समय हो गया है, बम तो फट जाना चाहिए था। सार्जेंट वहाँ आकर मिट्टी हटाकर बम की वायरिंग को देखने लगते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बम कितना पावरफुल हो सकता है। दूसरी ओर सांजिन और डोंगी यूनियो को ढूंढते ढूंढते एक वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं, जहां जाते ही उन्हें एक छोटी लड़की मिलती है। डोंगी चेक करने के लिए कि क्या ये लड़की ठीक है उसके पास जाता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसके बाद डोंगी वापस जाकर सांजिन की बंदूक से खुद को गोली मार लेता है। सांजिन को लगता है कि डोंगी मर चुका है, लेकिन वो फिर खड़ा हो उठता है, मतलब कि वो भी मॉन्स्टर में बदल चुका है। डोंगी सांजिन के ऊपर हमला कर देता है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है बाकी सोल्जर्स को, जो निकलने के लिए तैयार थे, लेकिन वो देखते हैं कि सार्जेंट चोई लापता हो गया है। वो उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात ही नहीं हो पा रही थी। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है जहाँ सार्जेंट इनहोन और चेन्योंग एक गाड़ी की हेल्प से उस बूढ़ी लेडी को लैंडमाइन से बचा लेते हैं, लेकिन वो लैंडमाइन तब भी नहीं फटता। पर जैसे ही उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, अचानक ही वो लैंडमाइन फट जाता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि सार्जेंट किम और सोल्जर को अपने मिशन तक वो ब्लास्ट सुनाई देता है। इसलिए उन सोल्जर्स को सार्जेंट चोई को वहीं पर छोड़कर मजबूरन निकलना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर उन्हें को उस वेयर हाउस में एक मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देने लगती है। फिर वो उस मॉन्स्टर से लड़ती है और वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं और वो अपनी जान बचाकर भागने लगती है, लेकिन अचानक से कोई चीज उन मॉन्स्टर को पीछे खींच लेती है, जैसे कि वो युनगी को प्रोटेक्ट कर रही थी। कुछ ही देर बाद उन्यू बाहर आती है और उसे लगता है कि उसे प्रोटेक्ट करने वाला उसका भाई ही था। ये सोचकर इन्यू जोर जोर से रोने लगती है और अपने भाई को बुलाने लगती है। इन्यू कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा दिखता है, बस वो उसे सिर्फ एक बार देखना चाहती है। अब उसके रोने के बावजूद भी उसका भाई तो बाहर नहीं आता, लेकिन वही लड़की उसके सामने आ जाती है, जिसके हाथ पर भी वही लाल कपड़ा देखकर इन्यू काफी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये रहस्यमय लड़की कौन है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं स्वीट होम सीजन 2 के नेक्स्ट एपिसोड के साथ।